1987 में एक छोटा सा शहर सीरियल किलिंग से कौंध जाता है। अब 35 साल बाद एक बार फिर ये किलर लौट आया है और उसके निशाने पर है वो विक्टिम्स जो पिछली बार बच गए थे। तो आखिर ये किलर कौन है, क्या कोई उसे रोक पाएगा, जानेंगे आज की वीडियो में, जो हाल ही में आई हॉरर फिल्म टोटली किलर के बारे में है। अब इससे पहले मैं वीडियो को शुरू करूं, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सो नाउ विद दैट सेड, लेट्स रोल द इंट्रो। तो फिल्म के पहले सीन में हमें एक कहानी सुनाई जाती है जो कि वर्नन शहर के इतिहास से जुड़ी है। वर्नन में आज से 35 साल पहले 3 यंग टीनेजर लड़कियों को बेरहमी से मारा गया था। विक्टिम्स में थी टिफनी क्लार्क, जिसे 27 अक्टूबर 1987 को मारा गया। उसे 16 बार स्टैब किया गया था, वो भी उसके 16th बर्थडे पार्टी पर। इस घटना के सिर्फ 2 दिन बाद 16 साल की दूसरी लड़की मरीसा सॉन्ग को भी उसके बर्थडे पे मार डाला गया था। और यही फेट रहा हेदर हर्नांडेज का, जिसे हैलोवीन की रात बीच पार्टी ने किसी ने 16 बार स्टैब करके मार डाला। इस घटना के कारण इस किलर को स्वीट 16 किलर कहा जाने लगा और मर्डर्स के टाइम उसने जो मास्क पहना था वो भी हमेशा के लिए वर्नन में फेमस हो गया। आज भी वर्नन में उस घटना को हर हैलोवीन पे याद किया जाता है, क्योंकि उन 3 मर्डर्स के बाद स्वीट 16 किलर हमेशा के लिए गायब हो गया और पुलिस उसे कभी पकड़ नहीं पाई। अब ये कहानी जो सुना रहा था वो वर्नन का एक फेमस पॉडकास्ट जर्नलिस्ट क्रिस था। आज हैलोवीन 2023 के मौके पर क्रिस कई टूरिस्ट्स को वर्नन के स्वीट 16 किलिंग्स के इतिहास से रूबरू करवा रहा है और उन्हें उन जगहों का टूर भी दे रहा है। हम क्रिस के ग्रुप में सभी टूरिस्ट को स्वीट 16 किलर के जैसा ही मास्क और काले कपड़े पहना हुआ देखते हैं। यहाँ से सीन कट होता है और हम आते हैं फिल्म के मेजर कैरेक्टर जेमी पे। जेमी आज किसी एडी रॉयल का कंसर्ट अटेंड करने जा रही थी और एडी जेमी की मॉम पैम का स्कूलमेट हुआ करता था। पैम जेमी को बताती है कि एडी ने उसे हाई स्कूल में काफी परेशान किया था, लेकिन जेमी अपनी मॉम की बातों पर ध्यान नहीं देती। नाउ ऑब्वियसली पैम जेमी की सेफ्टी को लेकर परेशान थी। मोरओवर जेमी इसी साल 16 की हुई है, तो उसके लिए हैलोवीन को बाहर रहना सही नहीं होगा। लेकिन जेमी पैम को याद दिलाती है कि उसके पास सारे सेफ्टी टूल्स हैं, लाइक अलार्म है, लोकेशन ट्रैकर है, इवन पेपर स्प्रे। अब यहाँ हमें पता लगता है कि आज से 35 साल पहले स्वीट 16 किलर ने जिन 3 लड़कियों को मारा था वो सभी पैम की बेस्ट फ्रेंड्स थी। उसी घटना के कारण पैम ने बचपन से ही जेमी को एक्स्ट्रा सेफ रखने की कोशिश की है, इवन उसे सेल्फ डिफेंस के क्लास भी दिलवाए हैं ताकि वो खुद को प्रोटेक्ट कर सके। इनफैक्ट पैम जेमी को एक साइकिक क्रिस्टल भी दिलवाई है। जेमी के पिता ब्लेक भी उसे समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जेमी का कहना था कि वो कत्ले 35 साल पहले हुई थी, सो इट्स टाइम टू मूव ऑन फ्रॉम दैट। पैम जेमी के बातों से हर्ट फील करती है, मगर ज्यादा कुछ नहीं कहती, सिर्फ इतना कि जेमी को कंसर्ट तक छोड़ने और वहां से पिक करने उसके पिता जाएंगे, जिसके लिए जेमी मान जाती है। तो नेक्स्ट सीन में हम जेमी और ब्लेक को जेमी के दोस्त अमीलिया के घर पे देखते हैं, जहां जेमी अमीलिया की मॉम लॉरेन से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन लॉरेन काफी स्ट्रिक्ट लेडी लग रही थी और वो जेमी की बातों का खास जवाब नहीं देती। इसके बाद दोनों दोस्त यानी जेमी और अमीलिया कॉन्सर्ट के लिए निकल जाते हैं और इधर हम पैम को घर पर अकेला देखते हैं, जहां वो ट्रिक एंड ट्रीट के दौरान कैंडीज हैंड आउट कर रही है। तभी अचानक पैम के डोर पे कोई कॉस्ट्यूम्ड इंसान आता है जिसने स्वीट 16 किलर का मास्क पहना हुआ था। अब ऑब्वियसली ये वर्नन टाउन के लिए कोई नई बात नहीं थी, लेकिन यह आदमी अचानक चाकू निकाल लेता है और पैम पर हमला कर देता है। पैम काफी बहादुरी से इस किलर का सामना करती है और पुलिस को भी कॉल कर देती है, बट इन द एंड ये किलर पैम को मार डालता है, ठीक वैसे ही 16 बार स्टैब करके। इस घटना के बाद हम वर्नन में सभी को हलचल में देखते हैं, जहां क्रिस एक बार फिर अपने पॉडकास्ट ऑडियंस के साथ पैम के कत्ल की खबर शेयर करता है। सभी कॉन्टेम्पलेट करते हैं कि स्वीट 16 किलर अब लौट चुका है, विच मीन्स कोई भी अब सेफ नहीं है। खैर, तो अगले दिन हम जेमी को स्कूल में देखते हैं, जो अपनी मॉम की मौत से बहुत दुखी दिखाई देती है। स्कूल के प्रिंसिपल सभी स्टूडेंट्स को सीरियल किलर के बारे में वार्न करते हैं और वो बताते हैं कि ऐसे सिचुएशन में उनके लिए सेल्फ डिफेंस बहुत जरूरी है। वो स्कूल के कोच रैंडी से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो बच्चों को खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ तरीके सिखाएं, जिस पर रैंडी सिर्फ इतना कहते हैं कि अगर उनका सामना किसी किलर से हो तो बस किसी तरह वहां से भाग निकलो। क्लास के बाद जेमी से बात करने प्रिंसिपल और शेरिफ आते हैं, जहां शेरिफ जेमी से पूछती है कि क्या उसे पैम और क्रिस
के बारे में कुछ मालूम है। इस बात पे जेमी सरप्राइज हो जाती है और बताती है कि उसकी मॉम क्रिस को ज्यादा जानती तक नहीं थी। तब शेरिफ बताती है कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान उन्हें पैम के फोन में उसकी और क्रिस के कई टेक्स्ट कॉन्वर्सेशंस मिले हैं और उनका शक है कि इस कारण से ही किसी ने पैम को मारा होगा। इनफैक्ट शेरिफ यहाँ इल्जाम जेमी के पिता पे लगाने की कोशिश करती है, जो स्कूल के दिनों से ही क्रिस को पसंद नहीं करता था। लेकिन जेमी यहाँ उल्टा शेरिफ को सुना देती है, सेइंग कि 35 साल पहले भी उसके पिता स्वीट 16 किलर को नहीं पकड़ पाए थे और अब वो भी अपना काम ठीक से नहीं कर रही है, बिकॉज क्लियरली उसके पिता असली किलर नहीं है और जो है वो अब तक गायब है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता और हम पहुंचते हैं वर्दन के पुराने फेयर ग्राउंड बिली ब्रॉड वॉक में। ये वही जगह है जहाँ स्वीट 16 किलर ने आखिरी कत्ल किया था। हमें पता चलता है कि उस इंसिडेंट के बाद से इस मेले में ज्यादा लोग नहीं आते हैं और इस घटना के कारण गवर्नमेंट का काफी नुकसान हुआ है। इसलिए इस साल जेमी के स्कूल ने इस जगह एक साइंस फेयर ऑर्गेनाइज करवाया है जहाँ सभी बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। यहाँ हम जेमी और अमीलिया को साथ देखते हैं, जहाँ अमीलिया अपने प्रोजेक्ट के लिए एक टाइम मशीन बना रही है। जी हाँ, अमीलिया इस ग्राउंड में मौजूद एक पुराने फोटो बूथ के अंदर टाइम मशीन बनाने की कोशिश कर रही थी। वो जेमी को बताती है कि ये मशीन का ब्लूप्रिंट उसे अपनी मॉम लॉरेन के पुराने डायरी से मिला था और वो उसमें अपना दिमाग लगाकर उसे कंप्लीट करना चाहती है। हो सकता है ऐसा करने से वो लोग स्वीट 16 किलर को भी रोक पाए। इनफैक्ट अमीलिया ने इस मशीन को 27 अक्टूबर 1987 पर सेट करके रखा हुआ है, क्योंकि ये वही दिन था जब पहली बार ये मर्डर्स शुरू हुए थे। आगे हम जेमी को घर आते देखते हैं, जहां उसे एक पल के लिए ऐसा लगता है मानो कोई उसका पीछा कर रहा हो। एज एन ऑडियंस हम खुद भी जेमी के पीछे उस किलर को देखते हैं जो उस पर नजर रख रहा था। उस रात जेमी से बात करने उसके पिता आते हैं और जेमी उनसे क्रिस के बारे में पूछती है। ब्रायन जेमी को बताता है कि उसने कभी क्रिस को पसंद नहीं किया, बिकॉज वो एक वल्चर है। उसने एक ट्रैजिक इवेंट को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया, जिस कारण कई लोग उसे नापसंद करते हैं। तब जेमी पूछती है कि आखिर पैम क्यों उससे बात कर रही थी, जिसपे ब्रायन बताता है कि वो सिर्फ उसकी मदद ले रही थी, क्योंकि वो उस किलर को ढूंढना चाहती थी जिसने उसके दोस्तों को मारा था। ब्रायन यहाँ ये भी रिवील करता है कि हाई स्कूल में वो सब एक ही सर्कल का हिस्सा थे और क्रिस पैम को पसंद भी करता था। खैर अगले सीन में हम जेमी को एक कैफे में देखते हैं जहां वो क्रिस से मिलने आई थी। क्रिस जेमी को बताता है कि वो सचमुच किलर को ढूंढने में पैम की मदद कर रहा था और क्रिस यहाँ एक और बात रिवील करता है कि ओरिजिनल मर्डर्स के समय किसी ने पैम के लॉकर में एक नोट छोड़ा था, जो नोट पैम ने क्रिस को दिया था एज अ क्लू। क्रिस ये नोट जेमी को दिखाता है जिस पे लिखा था यू आर नेक्स्ट वन डे। क्रिस जेमी को बताता है कि इस नोट के कारण पैम हमेशा पैरानॉइड रहती थी, क्योंकि उसे मालूम था कि एक न एक दिन वो किलर जरूर लौटेगा। अब ये जाने के बाद जेमी बहुत डिस्टर्ब हो जाती है और फैसला करती है कि वो हर हाल में उस किलर को ढूंढ निकालेगी। ये बात बताने के लिए जेमी अमीलिया के पास आती है और हम उन्हें बिल्स ब्रॉड वॉक में देखते हैं। लेकिन तभी अचानक स्वीट 16 किलर पीछे से जेमी पे हमला कर देता है और जेमी भागते हुए ब्रॉड वॉक के अंदर जाती है और अमीलिया के टाइम मशीन वाले एरिया में छुपने की कोशिश करती है। लेकिन किलर यहाँ भी उसे स्टैब करने की कोशिश करता है, बट चाकू सीधे टाइम मशीन के स्क्रीन पे लगता है। सर्किट्स फायर होते हैं और टाइम मशीन एक्टिवेट हो जाता है। हम देखते हैं कि जेमी पहुंच जाती है 1987 में, उसी दिन जब ये कहानी शुरू हुई थी। यहाँ पहुंचकर जेमी टाइम मशीन से बाहर आती है और देखती है कि वो 35 साल पहले के बिल्स ब्रॉड वॉक में खड़ी है। सभी लोग घूम रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं और जब जेमी किसी से दिन और साल के बारे में पूछती है तो उसे पता चलता है कि वो 1987 में है। तब जेमी यहाँ पैम को ढूंढने का और उसे वार्न करने का फैसला करती है। वो वर्दन के पुराने हाई स्कूल पहुंचती है और खुद को एक कैनेडियन एक्सचेंज स्टूडेंट कहकर इंट्रोड्यूस करती है। पूछने में उसे मालूम होता है कि पैम असल में स्कूल के सोशल बटरफ्लाइज में से एक है, यानी कि पैम, टिफनी, मरीसा और हेदर बुलीज हैं जो बाकी स्टूडेंट्स को परेशान करते हैं और इलीट पार्टीज वगैरह अटेंड करते हैं। जेमी पैम और उसके ग्रुप से मिलती है और उसे पता चलता है कि आज रात वो सभी टिफनी के घर पर पार्टी करने जाने वाले हैं, जहां वो टिफनी का बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। अब जेमी को मालूम था कि इस पार्टी में क्या होने वाला है, अतः वो उन्हें यह कहकर पार्टी करने से रोकने की कोशिश करती है कि कनाडा में ऐसी पार्टियों को लेम कहा जाता है। लेकिन पैम उल्टा जेमी की इंसल्ट कर देती है और अपने ग्रुप के साथ निकल जाती है। तब जेमी पुलिस की मदद लेने का फैसला करती है और हम देखते हैं कि वो शेरिफ लिम से मिलने आती है, जो और कोई नहीं बल्कि 2023 वाली शेरिफ कारा के पिता हैं। जेमी लिम को भी अपनी बात समझाने की कोशिश करती है कि आज रात टिफनी के पार्टी में एक कत्ल होने वाला है और उन्हें हर हाल में इस पार्टी को रोकना होगा। बट एज एक्सपेक्टेड पुलिस वाले उसकी बात पे ध्यान नहीं देते। ऐसे में जेमी दूसरा रास्ता अपनाती है। वो वापस स्कूल पहुंचती है, ढूंढती है एमिलिया की मॉम यानी लॉरेन को। हम लॉरेन को देखते हैं जो स्कूल में एक टिपिकल इंट्रोवर्ट नर्ड है। जेमी लॉरेन को पूरी कहानी बताती है, जिस पर पहले तो लॉरेन यकीन नहीं करती, लेकिन जब जेमी रिवील करती है कि उसे उसके सीक्रेट नोटबुक के बारे में मालूम है, बेसिकली जिसमें लॉरेन ने अपने टाइम मशीन के आइडिया के बारे में लिखा था, तब लॉरेन को उस पर भरोसा हो जाता है। ऑल्सो प्रूफ के तौर पे जेमी लॉरेन को अपना मोबाइल फोन दिखाती है जो वो लेकर यहाँ आई थी। जेमी और लॉरेन डिस्कस करते हैं कि उन्हें किसी तरह मर्डर्स को रोकना होगा और टाइम
टाइम मशीन को रिपेयर भी करना होगा, क्योंकि उसे चालू करने के लिए वाईफाई की जरूरत होती है जो इस टाइमलाइन में मौजूद ही नहीं है। लॉरेन जेमी को पैम और उसके ग्रुप के बारे में बताती है कि वो सभी खुद को मॉलीज कहते हैं और मॉली रिंगवर्ल्ड की तरह ड्रेसअप होते हैं, जहां पैम उन सब की लीडर है। जेमी लॉरेन को टाइम मशीन दिखाने ले जाती है जो बिलीज ब्रॉड वॉक में उसी फोटो बूथ के अंदर मौजूद था। पैनल में नाइफ देख लॉरेन जेमी को बताती है कि जरूर इस मशीन को एक एक्स्ट्रा मेटल कंडक्टर की जरूरत रही होगी, जिस कारण वो नाइफ स्टैब होने से स्टार्ट हो गया। इतना डम्ब एक्सप्लेनेशन मैंने आज तक नहीं सुना, लेकिन जो मूवी में बताया गया है वही मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ जेमी और लॉरेन टाइम के बारे में और डिस्कस करते हैं और लॉरेन जेमी से कहती है कि टाइम एक रिवर के जैसे है और भले ही वो इस वक्त यहाँ है, लेकिन फ्यूचर में यानी 2023 में अब भी चीजें वैसे ही चल रही होंगी जैसा सब कुछ नॉर्मल हो, बस किसी को जेमी का पता नहीं चल रहा होगा। दूसरी तरफ हम प्रेजेंट में आते हैं जहां बैक इन 2023 सभी जेमी के गायब होने से परेशान हैं। ब्रायन और क्रिस पुलिस के साथ डिस्कस करने की कोशिश करते हैं, जबकि अमीलिया समझ चुकी थी कि जेमी टाइम मशीन का इस्तेमाल करके पास्ट में चली गई है, बिकॉज टाइम मशीन अपनी बूथ से गायब था। वो ये बात ब्रायन और पुलिस को बताती है, लेकिन कोई उसकी बात पे ध्यान नहीं देता। इधर उस रात जेमी और लॉरेन टिफनी के पार्टी में घुसने की कोशिश करते हैं, लेकिन रैंडी उन्हें बुली करके निकाल देता है। ऐसे में डग, जो प्रेजेंट टाइम में जेमी के स्कूल प्रिंसिपल भी है, वो जेमी की मदद करता है, उसे पीछे के रास्ते से पार्टी में एंट्री दिलवाता है। पार्टी में जेमी स्कूल के बाकी बच्चों से मिलती है, जैसे ब्रायन जो स्कूल का कूल डूड है और इस वक्त टिफनी को डेट कर रहा है, लेकिन टिफनी बार बार उस पर चीट करती रहती है। वहीं क्रिस अपने पिता की तरह एक फेमस जर्नलिस्ट बनना चाहता है, इसलिए वो यहाँ तस्वीरें खींच रहा है। पार्टी में कारा भी है जो शरीफ की बेटी है और हर समय नशे में रहती है। जेमिया एक बार फिर मॉलीज से बात करने की कोशिश करती है और टिफनी के ऊपर मंडरा रहे खतरे के बारे में सभी को बताने की कोशिश करती है, बट ऑफ कोर्स कोई उस पर ध्यान नहीं देता। हम टिफनी को देखते हैं जो एडी के साथ होती है जब अचानक कोई उसके ऊपर हमला कर देता है। ये और कोई नहीं बल्कि वही किलर था। जेमी टिफनी को ढूंढते हुए यहाँ आती है, लेकिन तब तक उसकी जान जा चुकी थी। यहाँ ट्विस्ट ये था कि असल में जब ये मर्डर्स हुए थे तब टिफनी की बॉडी उसके गराज में मिली थी, लेकिन जेमी पाती है कि इस बार किलर ने उसे उसके बेडरूम में मारा है, which meant कि जेमी के टाइम ट्रैवल के कारण घटनाएं कुछ हद तक बदलने लगी हैं। खैर इस मौत के बाद फाइनली पैम को जेमी की बात पे यकीन हो जाता है और वो उसे पुलिस से भी बचाती है जो जेमी को ही दोषी करार देना चाहती थी, बिकॉज उसी के वर्णन आने पर ऐसी दुर्घटना हुई है। पैम जेमी से पूछती है कि उसे इस बारे में पहले से कैसे पता था, जिस पे जेमी कहती है कि वो एक साइकिक है और वो फ्यूचर देख सकती है। वो पैम को बताती है कि टिफनी के बाद उसके बाकी दोस्तों की लाइफ भी खतरे में है और पैम जेमी की मदद करने का वादा करती है। जेमी और पैम किलर को ढूंढने का फैसला करते हैं, जबकि लॉरेन टाइम मशीन फिक्स करने में लग जाती है। दूसरी तरफ 2023 में हम अमीलिया को देखते हैं जो दूसरा टाइम मशीन बनाने में लगी हुई थी ताकि जेमी को वापस ला सके। अभी अमीलिया से मिलने आता है क्रिस जो उसे एक इंपॉर्टेंट बात बताता है। क्रिस बताता है कि उसे हमेशा से स्वीट 16 किलिंग्स के सारे डिटेल्स याद रहे हैं, जिसके अनुसार टिफनी की लाश उसके गराज में मिली थी, लेकिन कुछ दिन पहले उसने एक न्यूज आर्टिकल में पढ़ा और रियलाइज किया कि असल में टिफनी की लाश उसके पेरेंट्स के बेडरूम में मिली थी, विच वाज सरप्राइजिंग क्योंकि क्रिस कभी ये बात भूल नहीं सकता था। अमीलिया को ऐसा लगता है क्रिस जरूर मंडेला इफेक्ट के कारण ये बात भूल गया होगा, लेकिन तभी वो खुद इन न्यूज आर्टिकल्स को देखती है। वो देखती है कि इस न्यूज में उस दिन की फोटो भी थी जहां टिफनी की बॉडी के बगल में एक नोट रखा था जिस पे लिखा था स्टैब द मशीन -J। ये नोट देख अमीलिया इस बारे में क्रिस से पूछती है। इस पे क्रिस कहता है कि पुलिस को ये नोट टिफनी के बॉडी के पास ही मिला था और उन्हें लगा था कि ये उस समय के रॉक बैंड सिंगर एडी के म्यूजिक की तरफ कोई इशारा है। इस कारण से पुलिस को काफी टाइम तक उस पर शक था कि उसी ने स्वीट 16 मर्डर्स किए हैं, लेकिन अमीलिया क्रिस की बात सुन हंसने लगती है बिकॉज एडी कोई रॉक बैंड सिंगर था ही नहीं। वो कहती है कि एडी तो सॉफ्ट ईमो सॉन्ग्स बनाता है और भला उसे कोई हार्ड मेटल रॉक से क्यों ही कनेक्ट करेगा। ये बात सुनकर क्रिस एक बार फिर से शॉक्ड हो जाता है क्योंकि सचमुच में ही अब एडी 2023 में एक सॉफ्ट स्लो सॉन्ग क्रिएटर बन गया था, जहां उसने 1987 के उस रात वाले इंसिडेंट पर वन वाटर बेड अवे नाम के गाना लिखा था, डिपिक्टिंग कि उसने मौत को बहुत करीब से देखा है। इस बात को समझने के लिए अमीलिया और क्रिस उस रात के और फोटोज देखते हैं, जिनमें से एक में वो पाते हैं जेमी को। इस फोटो को देख अमीलिया तुरंत समझ जाती है कि असल में जेमी टाइमलाइन के इवेंट्स को बदल दी है और वो नोट भी उसी ने छोड़ा है जिसमें वो अमीलिया को उस मशीन को स्टैब करने कह रही है। ये समझने में अमीलिया को ज्यादा समय नहीं लगता कि उन्हें एक एक्स्ट्रा मेटल कंडक्टर की जरूरत है। खैर तो इसके बाद हम वापस पास्ट में आते हैं जहां स्कूल में सभी टिफनी के डेथ को मॉर्न कर रहे हैं। वहीं जेमी ऐसे लोगों के बारे में पता लगाने की कोशिश कर रही है जो मॉली से नफरत करते थे, क्योंकि हो ना हो उन्हीं में से एक ने टिफनी को मारा होगा। इस इन्वेस्टिगेशन के दौरान उसे किसी फैट ट्रिश के बारे में बताया जाता है जिसकी पिछले साल मौत हो गई थी। जेमी को पता चलता है कि ट्रिश को भी पैम और उसकी दोस्तों ने काफी परेशान किया था और उसकी मौत एक कार एक्सीडेंट में हुई थी। पुलिस को तब ट्रिश के बॉडी में हाई अल्कोहल परसेंटेज मिला था जिसके कारण कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ।
उस दिन क्लासरूम में जेमी डैमन को नोटिस करती है जो ट्रिश का भाई था। डैमन के नोटबुक में जेमी को कुछ स्क्रिबल्स दिखते हैं जो उस नोट से मेल खा रहे थे जो पैम को उसके लॉकर में मिला था। ऐसे में उसका शक डैमन पर जाता है। जेमी इस बारे में पैम, मरीसा और हेदर को बताती है, लेकिन उन्हें नहीं लगता कि डैमन ऐसा कुछ प्लान कर सकता है। पैम और बाकी सब इंस्टेड मरीसा की बर्थडे पार्टी प्लान करने में लग जाते हैं जो वो मरीसा के पेरेंट्स के एक केबिन में मनाना चाहते थे। अब जेमी को मालूम था कि इसी लोकेशन पर मरीसा का खून हुआ था, इसलिए वो सभी को वार्न करती है, मगर अगेन वो उसकी बात नहीं मानते और उसे धोखे से वहां ले आते हैं। बर्थडे पार्टी में पैम और उसके दोस्तों के अलावा ब्रायन, कारा और रैंडी भी आते हैं और सभी ड्रग्स और नशे में एंजॉय करने लगते हैं, जबकि जेमी आसपास नजर रखने की कोशिश करती है। लेकिन एक पॉइंट पे जब सब केबिन के बाहर मौजूद होते हैं कि कोई अनजान आदमी खिड़की खोल घर के अंदर दाखिल हो जाता है। जेमी ये नोटिस कर लेती है और सभी को वार्न करने की कोशिश करती है, लेकिन अब तक सब काफी नशे में थे और कोई उसकी बात समझ नहीं पाता। उधर अंदर दाखिल हुआ आदमी ऑब्वियसली किलर था जो मरीसा के बदले हेदर पे हमला कर देता है। जेमी, ब्रायन और पैम उसका सामना करते हैं, लेकिन हेदर को बचा नहीं पाते। पुलिस को अब भी कोई क्लू नहीं मिल पाता, जबकि ब्रायन का शक कारा पे जाता है क्योंकि अटैक के दौरान वो गायब थी। तो अगले दिन स्कूल में लॉरेन जेमी को एक और बुरी खबर सुनाती है। वो बताती है कि जेमी को हर हाल में आज रात तक घर वापस लौटना होगा, वरना वो हमेशा के लिए इस दुनिया में फंसी रह जाएगी। लॉरेन सजेस्ट करती है कि उन्हें टाइम मशीन चलाने के लिए वाईफाई और पावर की जरूरत पड़ेगी और वो ये इंतजाम बिलीज ब्रॉड वॉक में करेंगे ताकि किसी तरह सब कुछ फिक्स कर सके। लेकिन जेमी कहती है कि वो तब तक यहाँ से नहीं जाएगी जब तक वो मर्डरर का पता न लगा ले। इस पॉइंट पर जेमी एक बार फिर वहां डैमन को नोटिस करती है जो अपनी वैन लेकर कहीं जा रहा था। जेमी उस वैन को फॉलो करती है और डैमन को कन्फ्रंट करती है। वो उससे पूछती है कि टिफनी की मौत वाले दिन उसने उसकी वैन को बाहर देखा था, which was bizarre क्योंकि वो उस पार्टी में था ही नहीं। लेकिन डैमन जेमी को देख बहुत डर जाता है और बताता है कि वो सिर्फ टिफनी की पार्टी का हिस्सा बनना चाहता था और वो कोई कातिल नहीं है। यहाँ डैमन को डिफेंड करने डग भी आता है और वो बताता है कि वो उन्हें किलर से सेफ रखेगा क्योंकि उसने 8 साल तक कराटे की ट्रेनिंग ली है। अब उस रात हम पूरी टीम को बिलीज ब्रॉड वॉक में इकट्ठा होते देखते हैं, जहां एक तरफ लॉरेन ब्रॉड वॉक के एक राइड क्वांटम ड्रॉप में इलेक्ट्रिसिटी का यूज कर टाइम मशीन रेडी करने में लगी है, जबकि दूसरी तरफ जेमी, पैम, मरीसा और रैंडी किलर को पकड़ने का प्लान बनाते हैं। आज फाइनल मर्डर वाली रात थी और जेमी मरीसा को अपना अलार्म देती है बिकॉज हो ना हो किलर उसी पे अटैक करने वाला था। दूसरी तरफ 2023 में क्रिस की मेमोरीज भी अब बदलने लगी थी और उसे याद आता है कि उसने बिलीज ब्रॉड वॉक में जेमी और बाकियों को देखा था, विच मेंट कि उन्हें जल्द से जल्द जेमी को वापस लाना होगा। अमेलिया क्रिस को बताती है कि टाइम मशीन अब तैयार हो चुका है और अब उन्हें बस एक मेटल कंडक्टर की जरूरत है। हम देखते हैं कि मरीसा और उसके दोस्त डॉल हाउस के अंदर छिप जाते हैं जहां किलर ने ओरिजिनली अटैक किया था, लेकिन किलर एक बार फिर इनसे एक कदम आगे निकलता है और मरीसा के बजाय जेमी पे अटैक कर देता है। ब्रायन और बाकी सब भी इस हमले में शामिल हो जाते हैं और फाइनली कोई किलर को मार गिराता है। ये थी कारा जो चोरी छुप के डॉल हाउस में आई थी ताकि प्रूव कर सके कि वो किलर नहीं है। इस पॉइंट पे सभी स्वीट 16 किलर का मास्क उठाते हैं और पता चलता है कि किलर था डग। जी हाँ दोस्तों, असल में डग और फैट ट्रिश एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन पिछले समर पर टिफनी और मरीसा ने ट्रिश को एक रात घर पे इनवाइट किया, उसे काफी बुली किया गया और तो और जबरदस्ती ड्रिंक भी करवाया। इसी वजह से ट्रिश उस रात वहां से भाग निकली और ड्रंक ड्राइव के कारण एक्सीडेंट का शिकार हो गई। इसी बात का बदला लेने के लिए डग ने मॉलीज को मारने का प्लान बनाया था। ये बात सुन जेमी बहुत अपसेट हो जाती है और पैम से पूछती है कि क्या वो भी इस सब में इन्वॉल्व थी, लेकिन पैम बताती है कि उसे इस बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। लेकिन जेमी यहाँ पैम को वो नोट दिखाती है और बताती है कि किलर उसे भी मारना चाहता था। तभी हम देखते हैं कि कोई दूसरा किलर उसी मास्क में वहां पहुंचता है जो मरीसा को स्टैब करके मार डालता है। पैम और बाकी सब समझ ही नहीं पाते कि ये कौन है, लेकिन जेमी समझ जाती है कि ये एडल्ट स्वीट 16 किलर है, बेसिकली वो जिसने उसकी मॉम को कुछ दिन पहले मारा है और हो ना हो वो अमीलिया की टाइम मशीन के थ्रू यहाँ पहुंचा है। लेकिन जेमी के पास ये सब सोचने का मौका नहीं था। उसके दोस्त इस किलर का सामना करते हैं जबकि लॉरेन उसे टाइम मशीन तक लाती है जो कि क्वांटम ड्रॉप के अंदर मौजूद था। लॉरेन से बताती है कि अब वक्त आ गया है कि उसे घर वापस लौटना होगा वरना वो हमेशा के लिए यहीं फंस जाएगी। लॉरेन उसे टाइम मशीन को यूज करने का तरीका बताती है, सेइंग दैट उसे उस मशीन के सेंटर में रहना होगा क्योंकि जो मशीन के एंड्स में रहेगा वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। लॉरेन टाइम मशीन को हैलोवीन 2023 के एक दिन पहले पर सेट कर देती है ताकि जेमी फ्यूचर में अपनी मॉम को बचा सके, मगर सब कुछ एज प्लान्ड नहीं होता क्योंकि किलर भी टाइम मशीन के अंदर दाखिल हो जाता है और जेमी पे हमला कर देता है। जेमी को बचाने के लिए पैम भी यहाँ आ जाती है और किलर उसे ऑलमोस्ट मार डाला था, लेकिन जेमी पैम को बाहर की तरफ धकेल देती है। नाउ फाइनल फेस डाउन में रिवील होता है कि ये दूसरा किलर और कोई नहीं बल्कि क्रिस था। जी हाँ दोस्तों, क्रिस रिवील करता है कि उसने ही पैम के लॉकर में वो नोट रखा था क्योंकि वो हर हाल में इस ट्रेजेडी को और इसके थ्रिल को जिंदा रखना चाहता था। क्रिस अपने पिता की तरफ फेमस होना चाहता था और उसके पास मर्डर पॉडकास्ट से बेहतर कुछ भी नहीं था जो वो लोगों को सुना सके, इसलिए उसने ये नोट पैम के लॉकर में रख दिया और उसी ने हैलोवीन के दिन पैम को मार डाला ताकि एक बार फिर
फेमस हो सके। जिमी ये बात सुन शॉक्ड हो जाती है, लेकिन क्रिस का प्लान यहाँ और भी भयानक था। वो अब जेमी को खत्म कर देना चाहता था ताकि उसका राज भी बाहर ना आए, लेकिन जेमी क्रिस को हरा देती है और बेसिकली उसे टाइम मशीन के दूसरे एंड में फंसा देती है, जिससे वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। वहीं जेमी खुद वापस 2023 में आती है, जहां उसका इंतजार लॉरेन कर रही थी। लॉरेन यहाँ जेमी को वेलकम करती है और जेमी पाती है कि उसके टाइम ट्रेवल के कारण काफी कुछ बदल गया है। जेमी लॉरेन से क्रिस के बारे में पूछती है और लॉरेन से बताती है कि क्रिस अपने पिता की मौत के बाद ट्रॉमेटाइज हो गया और इस वक्त किसी मोनेस्ट्री में है। लॉरेन जेमी को एक डायरी भी देती है ताकि वो सभी चेंजेस ट्रैक कर ले। मोस्ट इंपोर्टेंटली पैम अब सेफ थी, लेकिन पैम और ब्रायन का एक बड़ा बेटा भी था जिसका नाम उन्होंने जेमी रखा था और जेमी का नाम था कोलेट। फाइनल सीन में लॉरेन जेमी को वो डायरी थमाती है ताकि वो जान सके कि इस दुनिया में और क्या क्या बदल चुका है, और हम जेमी को ये डायरी पढ़ते देखते हैं और इसी के साथ फिल्म की कहानी समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों ये थी फिल्म टोटली किलर की पूरी कहानी, जो वैसे तो काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, लेकिन यहाँ टाइम ट्रेवल के कॉन्सेप्ट का अच्छा इस्तेमाल किया गया है। ऑल्दो थोड़ा डम्ब साउंड कर रहा था चीज, बट ठीक है, टाइम ट्रेवल है तो ऐसी ही होंगी चीजें, खास करके हॉरर टाइप मूवी हो तो सब कुछ डार्क तो नहीं हो सकता। सो ठीक है, एक्सपेक्ट यही था। यहाँ बेसिक प्रेमिस यही है कि दो किलर्स थे, एक डग जो आउटकास्ट था, लेकिन मॉलीज ने उसकी गर्लफ्रेंड को बुली किया था, जिस कारण उसने बदला लेने का फैसला किया। दूसरी तरफ था क्रिस, जो एक सेल्फ सर्विसिंग नार्सिसिस्ट था, जो हमेशा से इन मर्डर्स से अपना फायदा निकालना चाहता था। इसलिए उसने नोट के बारे में झूठ कहा और 2023 में पैम को मार डाला ताकि पब्लिक इंटरेस्ट को जीत सके। जेमी के टाइम ट्रेवल के बाद असल दुनिया में कई चीजें बदल गई हैं और हम अनुमान लगाते हैं कि इस फिल्म का सीक्वल भी आ सकता है। इस मूवी में हम स्क्रीम फ्रेंचाइजी, बैक टू द फ्यूचर और 80s आइकन मॉली रिंगवर्ल्ड की तरफ एक जॉनर नॉस्टैल्जिया भी देखते हैं, व्हिच इज अ ग्रेट टेक। ओवरऑल फिल्म एंटरटेनिंग सी है, आप देख सकते हैं, बस लॉजिक ज्यादा मत ढूंढना। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा, क्योंकि हम अपने चैनल पर ऐसे वीडियोज लाते रहते हैं। पीस।